वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं पटवारी एग्जाम्स में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2017 में आयोजित पहली शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पटवारी एग्जाम में 2017 में जो पेपर हुए थे उसमें मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होते थे। सेक्शन 2 था जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का, और इसमें पहला क्वेश्चन मैथ्स का होता था क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पहला मैथ्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि अगर 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है कि यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा वार होगा, ये हमें जानना है। ठीक, तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम विषम दिवस की संख्याओं को गिनने का तरीका यूज करते हैं। विषम दिन क्या होते हैं, मतलब 7 दिनों का जो सप्ताह होता है उसके अलावा जो अतिरिक्त दिवस है उनको हम विषम दिन कहते हैं। यदि हम, चूंकि यहाँ अप्रैल 1 से शुरुआत हो रही है तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में से 1 तारीख की शुरुआत है, उसे अभी हम छोड़ देंगे। तो बचे हुए दिन रहेंगे अप्रैल में 29 दिनों में यदि हम 7 से भाग दें तो 7 चौक 28 और शेषफल बचेगा 1, मतलब विषम दिन बचेगा अप्रैल का 1। फिर मई की अगर हम बात करें तो मई में 31 दिन होते हैं, इसलिए उसमें विषम दिन बचेंगे 3। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसी प्रकार से हमें विषम दिवस गिनना है। तो अप्रैल में 1, मई में 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमें 25 दिसंबर को दिनांक वार निकालना है, तो हम 24 दिसंबर तक के विषम दिवस निकालेंगे। तो 24 को 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 और 3 शेषफल बचेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये जो 1 3 2 3 3 2 3 2 3 आए हैं, इसमें कुल कितने विषम दिवस है इन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ने पर आएगा 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 3 12, 2 14, 3 17, 2 19 और 3 22। अब 22 को अगर हम 7 से भाग दें तो विषम दिवस बचेगा 1। इसका मतलब 1 अप्रैल और 25 दिसंबर के बीच में जितने दिन हैं उसमें एक दिन एक्स्ट्रा है। एक दिन एक्स्ट्रा का क्या मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर वार निकालना है तो उन बीच वाले सारे दिनों को हटा के एक दिन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि वार निकालना हो तो ये बुधवार है तो बीच वाला दिन हो जाएगा गुरुवार और 25 दिसंबर वाला दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए शुक्रवार, जो कि सही भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम विषम दिवस की गणना करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 8 और 5x प्लस 4y बराबर 13 में x और y का मान निकालना है। तो इस प्रकार के समीकरणों को आसानी से हल किया जा सकता है। एक सेकेंड, ऑल राइट। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 8 और 5x प्लस 4y बराबर 13 है। तो हम क्रॉस गुणा विधि का उपयोग करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे 4 का और नीचे गुणा करेंगे 3 का। ऐसा करने से हमें समीकरण मिलेगा 8x प्लस 12y बराबर 32।
और नीचे मिलेगा 15x प्लस 12y बराबर 39। अब हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लेंगे, तो ये बनेगा -7x, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये -7। -7 से दोनों तरफ से काटने पर हमें x का मान मिलेगा 1। x की वैल्यू 1 रखकर, पहले समीकरण में x की वैल्यू 1 रखकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं y की। तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, प्लस 3 इंटू वाई बराबर 8। तो यहाँ 2 जब माइनस होगा तो ये बनेगा 3y बराबर 6 और y बराबर 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है? तो वो अष्टभुज कहलाता है, सिंपल। षटभुज में 6 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 और दसभुज में 10। अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1575 का गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बने। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें गुणनखंड करना चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले 1575 से का गुणनखंड हम करें। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये 25 से इसमें भाग चला जाएगा, और 25 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 25 से भाग दे देता हूँ। 1575 को अगर आप 25 से भाग देंगे तो ये आएगा, पहले जाएगा 6 बार, फिर 2 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, अब फिर 63 जो है इसमें पूर्ण वर्ग के से अगर भाग दे तो 9 से चला जाएगा, फिर 7 बचेगा, 7 से एक बार। मतलब हम 1575 का गुणनखंड करें तो लिख सकते हैं 25। 25 को भी चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं, पर यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि 25 पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, अब हमें जो बचा हुआ है उसे पूर्ण वर्ग बनाना है। 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे पूर्ण वर्ग अगर हमें बनाना है तो इसमें हमें 7 का ही गुणा करना पड़ेगा। इसमें अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो नई जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब 1575 में अगर आप 7 का गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा, इसलिए आंसर होगा 7। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है कि 8075 को अगर हम इस तरह से लिखें, 2 संख्याओं में तोड़ें जिनका गुणनफल 8075 आता हो। मान लेते हैं कि वो संख्या x और y है, ये 2 अंकों की संख्या होगी दोनों। तो इन दोनों का गुणनफल यदि 8075 है और ये दोनों संख्याएं 2 अंकों की है, तो इनका योग क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, तो आप देखो, इस प्रश्न को हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, इस प्रश्न को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं चौथे ऑप्शन से शुरुआत करता हूँ, 444। अगर आप दो संख्याओं का योग 444 लाना चाहते हैं और वो दोनों संख्याएं 2 अंकों की हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर आप लेते हो तो 99 होगी, और 99 को भी अगर आप जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 198। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी 2 संख्याएं लोगे तो भी उनका योग 444 तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये तो संभव ही नहीं है। पहला ऑप्शन गया। तीसरा देखते हैं 61। अब 61 अगर आप योग लाना चाहते हो और 2 अंकों की संख्याओं में गुणनफल अधिकतम लाना चाहते हो तो आपको बीच वाली संख्या लाना पड़ेगी। ठीक है, तो 30 और 31 से 61 बना सकते हो, लेकिन जब उनका गुणा करोगे तो अधिकतम गुणनफल जो आएगा वो आएगा 930, और हम जो चाहते हैं वो गुणनफल तो इससे बहुत बड़ा है, मतलब ये भी संभव नहीं है। इसी प्रकार दूसरे की बात करें तो 46, तो वो तो और छोटा है। इसमें अधिकतम गुणनफल लाने के लिए हमें बीचों बीच वाले संख्याएं लेना पड़ेगी 2, तो वो बीचों बीच वाली होगी 23। अब 23 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 529।
वो भी हम जो चाहते हैं उस संख्या से काफी छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है 180। इसमें अगर हम बड़ा से बड़ा गुणनफल चाहते हैं तो बीच से बीच में जोड़ेंगे 90-90, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 8100। अच्छा, 8100 हम जो गुणनफल चाहते हैं उससे तो बड़ा है। अब ये 90-90 को हम कम ज्यादा करके गुणनफल 8075 लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अंत में 5 है तो हमें बेसिकली ऐसी दो संख्याएं देखना है जिनके अंत में 5 हो, तभी उनका गुणनफल 5 आ पाएगा। तो मैं पहले वाले को 5 कम कर देता हूँ, दूसरे वाले को 5 बढ़ा देता हूँ ताकि उनका योग 180 बना रहे। और अब इनका गुणा करके देखते हैं। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 8075। ठीक है, तो इस तरह से 85 और 95 वो दो संख्या हो गई जो दो अंकों की है और जिनका गुणनफल 8075 है। और उनको अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 180, इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 100। अब क्योंकि ये जो प्रश्न है इसे हमें ऑप्शन की मदद से हल किया है, ठीक है, और इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम था, इसीलिए फाइनली एग्जाम में से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, क्योंकि मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है, आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अब्दुल कितने पढ़ रहा है? 25 पृष्ठ पढ़ रहा है। और अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। 2/5 कितना होता है? अकबर ने 100 पन्नों की जो पुस्तक है उसका 2/5, मतलब इसे आप हल करेंगे तो आएगा 40। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है, मतलब गलत कौन सा है वो पता करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अब्दुल ने अकबर का आधा कितना होगा? 20, क्योंकि अकबर ने तो 40 पढ़ा ना, तो 40 का आधा कितना है? 20। जबकि अब्दुल ने तो 25 पढ़ा है, मतलब ये पहला वाक्य ही गलत है और हम गलत ही ढूंढना चाह रहे थे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का क्या घात 2 की घात 10 का आधा होगा? 2 की घात 10 का आधा करना है, आधा करना मतलब 2 से भाग देना है। इसे अगर आप हल करोगे तो 2 की घात 10 और नीचे वाली घात में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और जब नीचे की घात ऊपर आती है तो माइनस में आ जाता है, तो ये 2 की घात 9 बनेगा। तो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो उसकी दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, एक आयत है, इसमें जो विकर्ण बना हुआ है उसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर दी गई है और एक भुजा की लंबाई दी गई है 63 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अगर आप ये नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जो आई बटन है जिस पर क्लिक करके आप वो निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण या कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, मतलब 63 का वर्ग और जो भुजा हमें ज्ञात करना है यदि हम उसे x लिख दे तो x का वर्ग। इसे आप हल कर सकते हैं। 65 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो वो आएगा 4225 बराबर 63 का अगर वर्ग निकालेंगे तो वो आएगा 3969 प्लस x का स्क्वायर। अब 3969 को माइनस करेंगे उधर ले जाकर तो ये हमें मिलेगा 4225 माइनस 3969 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर घटाएंगे तो ये आएगा 256 बराबर एक्स स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर 256 होता है तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए 20 तक वर्ग, तो ये होगा 16 का स्क्वायर। तो अगर 16 का स्क्वायर 256 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो यही हमारा आंसर होगा 60। अगला प्रश्न देखते हैं। औसत निकालना है हमें। औसत निकालना बहुत आसान है।
सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देना है। तो हमें करना है 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 डिवाइड्स बाय 5। इन्हें अगर आप जोड़ोगे तो 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17, इन्हें जोड़ने पर आपको रिजल्ट मिलेगा 100 डिवाइड बाय 5। ये भाग दोगे तो उत्तर आएगा 20, आंसर होगा 20। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करना है मतलब हमें मूल्य वैल्यू निकालना है किसकी, एक्स की, जो भी अननोन नंबर है। तो रूट 625 डिवाइड्स बाय 125 बराबर एक्स बटे रूट के अंदर 5। पहले अगर आप ये 625 और 125 को काटते हैं तो आप डायरेक्ट जब काटेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 5। ठीक है, तो एक तरफ तो बचा रूट 5 बराबर एक्स और बटे में रूट 5। अब ये रूट 5 दूसरी तरफ जाकर गुणा होगा तो रूट 5 गुणित रूट 5 बराबर एक्स। तो रूट 5 गुणित रूट 5 हो जाएगा 5, एक्स की वैल्यू आएगी 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांक एक्स वाई और जेड है जहां पर एक्स वाई का गुणा है 14, वाई जेड का गुणा है 10 और जेड एक्स का गुणा है 35। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स वाई और जेड, यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक्स वाई जेड जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। मतलब वो होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह की संख्याएं जो दशमलव भी नहीं है और पॉजिटिव भी है, धनात्मक है। तो अब अगर आप पहले इसमें दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू है 14, वाई जेड की वैल्यू है 10 और जेड एक्स की वैल्यू है 35। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। एक्स वाई की वैल्यू 14 है तो यहां पर आप एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 14 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक जिनका गुणा करने पर 14 आ रहा है। परंतु अगर y की वैल्यू 14 हो तो yz की वैल्यू आपको 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी दूसरी धनात्मक पूर्णांक नहीं है जिसमें 14 का अगर हम गुणा करें तो गुणनफल 10 प्राप्त हो। इसका मतलब यहाँ पर आपको z की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। z की वैल्यू मिलेगी नहीं मतलब ये जो ग्रुप है ये सॉल्यूशन संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, x को 2 रखें अगर तो y को हम 7 रख सकते हैं, क्योंकि 2 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 14 आता है, वो हम चाहते हैं। अच्छा, y को 7 अगर रख रहे हैं तो फिर यहाँ पर y इंटू जेड 10 लाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि y की अगर वैल्यू 7 है तो 7 में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणा करने से 10 आ जाए, पूर्णांक संख्या, तो ये भी संभव नहीं होगा। ठीक, चलो अब आगे चलें। तो x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 अगर हम रखते हैं तो 3 में किसी भी पूर्णांक संख्या का गुणा करने से 14 नहीं आएगा। इसी प्रकार 4 भी नहीं रख पाएंगे, 5 भी नहीं रख पाएंगे, 6 भी नहीं रख पाएंगे, 7 रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू अगर 7 रखें तो वाई की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर 7 गुणित 2 14 आ जाएगा। अब अगर वाई की वैल्यू 2 है तो उसमें क्या हम गुणा करें जिससे कि जेड की वैल्यू रखने से गुणनफल 10 आ जाए, तो जेड की वैल्यू 5 रख सकते हैं, है ना। ये 7 इंटू 2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 5 ली है तो क्या zx की वैल्यू 35 आएगी, तो आप चेक कर लो। zx 7 है हमारा, सॉरी z5 है हमारा और x की वैल्यू 7 है, तो ये 35 आ रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन सही है तो इसके अंकों का योग हमें देखना है, 7 प्लस 2 प्लस 5, तो ये आएगा 14, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न, एक पति और पत्नी की आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, औसत आयु। ठीक है, पति और पत्नी की 7 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी, 27 वर्ष।
औसत आयु 27 वर्ष थी, मतलब हम ये मान सकते हैं कि दोनों की ही आयु 27 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कम ज्यादा भी रही होगी तो भी उनका औसत 27 आएगा, अगर दोनों की 27 है तो भी औसत 27 आएगा। अच्छा, अगर 7 वर्ष पहले 27 थी तो दोनों की आयु आज कितनी हो जाएगी, सात साथ जोड़ेंगे तो 34, तो दोनों की आज आयु होगी 34। जब उनका विवाह हुआ था, मतलब 7 साल पहले विवाह हुआ था, तब की बात ये है। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 है। मतलब आज के दिन अगर हम देखें तो पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 है। यहाँ तो सिर्फ पति पत्नी थे, अब यहाँ पर पुत्र भी आ गया तो उसकी वजह से औसत आयु कितनी हो गई, 24 हो गई। तो पुत्र की आयु हमें ज्ञात करना है, तो निकाल सकते हैं। पति की आयु प्लस पत्नी की आयु प्लस पुत्र की आयु बटे 3 बराबर 24। ठीक, इस समीकरण को अगर आप हल करेंगे तो 34 और 34 जोड़ेंगे तो 68 प्लस एक्स बराबर 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72। अब 68 को दूसरी तरफ ले जाकर घटाना पड़ेगा, तो 72 माइनस 68, तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष की। आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या x निकालिए। यहां पर जोड़े हैं, 2 का जोड़ा x के साथ है, 3 का जोड़ा 12 के साथ है और 6 का जोड़ा 24 के साथ है। अब ये जो प्रश्न है ये गणित का प्रश्न नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग का है। 2017 में गणित और लॉजिकल रीजनिंग दोनों ही एक कंबाइंड सेक्शन में दिए जाते थे, लेकिन 2022 में ये जो पटवारी की परीक्षा आयोजित हो रही है, इसमें गणित का सेक्शन अलग है 25 नंबर का, और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन 25 नंबर का अलग रहेगा। ठीक है, तो ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आप देखिए ओवरऑल वेटेज बढ़ जाएगा। पहले 100 में से 20 नंबर का आता था लॉजिकल रीजनिंग और गणित, मतलब कुल मिलाकर 1/5 हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब 25 का गणित और 25 का रीजनिंग, मतलब 50 नंबर का आएगा 200 नंबर में से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हिस्सा बनेगा अब गणित और रीजनिंग का मिलाकर। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब गणित और रीजनिंग का वेटेज पटवारी की परीक्षा में बढ़ गया है। तो आपको इस बात पर खास ध्यान देना होगा। चलिए प्रश्न हल कर लेते हैं। तो ये 3 जोड़े दिए हुए हैं जिनमें से एक्स का मान निकालना है। तो कॉमन लॉजिक क्या है ये देखना है। तो यहाँ पर भी देखो 4 का गुणा हो रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 4 का गुणा हो रहा है, 3 चौक 12, 6 चौक 24, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा होना चाहिए। 2 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 8। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी। देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खंबे को वो पार कर रही है पहले, तो इसकी गति कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को खंबे को पार करने के लिए कुल जो दूरी चलना पड़ेगी वो उसकी खुद की दूरी होगी 300 मीटर की, और समय लग रहा है 0.4। इसे आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, बटे 4। इसे आप हल करेंगे तो 7 चौक 28, 7 5 20 और 2 750 मीटर प्रति मिनट, ये उसकी गति हुई। अब प्रश्न कह रहा है कि 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। 300 मीटर की रेलगाड़ी है, 450 मीटर का पुल है, इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो इसको पार करने में जो समय लगने वाला है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय की दूरी कितनी चलना पड़ेगी, 300 मीटर तो खुद की और 450 मीटर पुल की लंबाई, और गति कितनी है 750 मीटर की, मीटर प्रति मिनट की गति है। अब अगर इसे आप हल करेंगे तो ऊपर जोड़ेंगे तो 750 और नीचे भी 750 ही है, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 1 मिनट। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स को कि ये मिनट में ही क्यों समय आया। तो देखिए हमने जो दूरी ली है वो मीटर में ली है, और जो गति ली है वो है
मीटर प्रति मिनट में। तो इसे अगर आप हल करोगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा और ये मिनट ऊपर आ जाएगा, इस वजह से जो इकाई होगी वो 1 मिनट होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5, 10, 15, 20 इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी में nth नंबर का पद यदि निकालना है तो उसका सूत्र होता है nth पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर a क्या है? प्रथम पद, ठीक है, और d क्या है? अंतर, समान अंतर जो है वो, और n मतलब जिस नंबर का पद हमें निकालना है। तो हमें निकालना है 15वें नंबर का पद। तो a मतलब पहला पद क्या है? 5, ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस n मतलब जिस नंबर का पद हमें निकालना है, 15वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू 5 माइनस 1। d मतलब अंतर, अंतर कितना है? 5, 10 में 5 का, फिर प्लस 5, फिर प्लस 5, मतलब 5 5 जोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हो, तो अंतर आएगा 5। तो यहाँ लिखना है आपको 5। इसे हल कर देंगे। 5 प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14, 14 इंटू 5, 14 5 70 और 5 75, तो 15th टर्म होगी 75। हमारा आंसर होगा सेकेंड। अगला प्रश्न, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। कुणाल और गणेश की आयु का अनुपात है 3:5। यदि 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, ये आज की कंडीशन है। अच्छा, 4 वर्ष बाद अगर कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, 4 वर्ष बाद अगर छोटा होगा, 12 साल का अंतर रहेगा, तो आज भी तो अंतर 12 ही साल का होगा। समय बढ़ने से अंतर थोड़ी बदल जाएगा। इसका मतलब आज भी कुणाल जो है वह गणेश से 12 वर्ष छोटा है। तो कुणाल की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। अब देखो, अगर यूनिट वाइज देखोगे तो ये 2 यूनिट कम है। कुणाल की आयु 3 यूनिट की है, गणेश की आयु 5 यूनिट की, तो अंतर 2 यूनिट का है। अब ये जो 2 यूनिट का अंतर है, ये 12 वर्ष की वैल्यू दिखा रहा है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 यूनिट का मान 12 वर्ष है, और हमसे पूछा गया है कुणाल की वर्तमान आयु, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। इसे हल कर लेंगे तो उत्तर आएगा 18 वर्ष। ओके, तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो, कोई संख्या है, मान लेते हैं x, उसको जब आप 361 से भाग दोगे तो शेषफल आपको कितना मिल रहा है? 47। गुण भागफल मान लेते हैं a आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो संख्या x है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 361a प्लस 47, ठीक है। अब इसी संख्या को यदि आप 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये जानना चाहते हैं। अब इसी संख्या को जब आप 19 से भाग देंगे, ठीक है, 361a प्लस 47 को जब 19 से आप भाग दोगे तो इसमें आप देखो क्या होगा कि जो 361a है ये तो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 19 का वर्ग होता है, तो ये तो 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 19a बार अगर आप लिखोगे तो ये 361a पूरी तरह से माइनस हो जाएगा। अब बचेगा 47। 47 का भाग दोगे यदि 19 से तो ये आएगा 19 दूना 38, और फिर शेषफल बचेगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार उस संख्या को अगर 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा 9। ये हमारा आंसर होगा 3। नेक्स्ट, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। त्रिज्या समान आर आर, ऊंचाई समान एच एच, तो शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों का अनुपात निकालना है।
तो देखो पाई आर स्क्वायर एच से तो पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, ये बचेगा 1/3 अनुपात 1। 3 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये आएगा 1:3। तो आंसर हो जाएगा 1:3 सेकेंड। अगर ये फॉर्मूला कैसे हमने निकाला है ये सब नहीं समझ में आया हो तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें पूरा मेंसुरेशन हमने दिखाया है। ये इस आई बटन के यहाँ आप क्लिक करके उस पूरे वीडियो को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। 27/3 गुणित 3 गुणित क्यूब रूट ऑफ 3 गुणित 3/4। 27 को हम लिख सकते हैं 3 और नीचे जो बटे में था उसे हम लिख सकते हैं 3 ऊपर लाएंगे तो माइनस में लग जाएगी घात, गुणित 3 गुणित 3 और जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा बटे में 3 गुणित 3/4। अब चूंकि आधार सब में समान है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं, तो हम लिखेंगे 3 -4 -5/3 -7/3 और +4। हमने सारी घातों को जोड़ दिया। अब एलसीएम इसमें आएगा इनका 3, तो ये आ जाएगा 3×3 = 9 -12 -5 -7 और +4×3 = 12। ओके, तो यहाँ पर ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 9 -5 मतलब 4 4 -7 मतलब -3 -3/3 आ जाएगा -1, तो 3 -1 घात में इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 1/3। तो ये हमारा आंसर होगा 1/3 सेकेंड वाला। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यदि आप इन अंकों का योग निकालेंगे, 2 और 8 10, 10 और 7 17 और 6 23 और 4 27, 3 30, 2 32 और 3 35, अंकों का योग 35, ये 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला 9 और 8 17, 6 23, 6 29 और 2 32, सॉरी 3 32, ये भी 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला 2 और 3 5, 4 9, 5 14, 6 20, 7 27 और 3 35, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला 4 और 6 10 और 2 12, इनका योग है 12 जो कि 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यही अपना आंसर होगा। तो इस तरह से 2017 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें पहली शिफ्ट में मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग के मिला के वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम 9 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 2 के प्रश्न लेकर आएंगे। थैंक यू।